नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में सीईटी वाला एग्ज़ाम जो होगा, ग्रुप सी में मेंस वाला, इसके अलावा ग्रुप डी वाला, और अगर आप इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम आपके जो हरियाणा के जो प्रमुख महोत्सव और जो मेले हैं, इसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसे हम करेंगे, और उसके बाद में जो आपका नया सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो पहले आ जाता है हमारा सरस्वती जो महोत्सव हुआ था 2025 वाला, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ था ये 29 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक हुआ था आदि बद्री यमुनानगर में। मुख्य अतिथि जो इसमें जो है नायब सिंह सैनी ये थे। विशिष्ट अतिथि की बात करें तो श्याम सिंह राणा थे जो कि राज्य कृषि मंत्री है। समापन जो है सरस्वती तीर्थ, पेवा और कुरुक्षेत्र था। समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे श्री मनोहर लाल व श्री अर्जुन राम मेघवाल। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो कि अब ये नवंबर जो दिसंबर का जो महीना है इसमें होता है, जो कि अब जो है कुरुक्षेत्र में होगा। तो इसका आयोजन होता है 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। ब्रह्म सरोवर पर होता है ये कुरुक्षेत्र में। राज्य पर्यटन की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश है। और अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है, गीता महोत्सव भी अब होगा आगे, तो ये इसका आयोजन होगा 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक। यह हुआ था, अब प्रत्येक वर्ष होते ही है, 2025 में भी ऐसे ही है। तो ब्रह्म सरोवर स्थान है कुरुक्षेत्र। 24 में जो पर्यटन जो था राज्य पर्यटनर ये उड़ीसा था, और देश पार्टनर था इसमें तंजानिया। 2024 में देश से बाहर आयोजन हुआ था श्रीलंका में 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक। और जो 2023 में देश से बाहर आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। प्रथम गीता पार्क जो इसकी स्थापना हुई थी ब्रैम्पटन कनाडा में। और राष्ट्रीय पर्व महोत्सव का दर्जा दिया गया था 2002 में। विश्व स्तर पर प्रारंभ हुआ था 2017 में। गीता जयंती आयोजन जो समिति है इसका अध्यक्ष है श्री ज्ञानानंद महाराज। दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता कहाँ पर रखी गई है? इस्कॉन जो श्री कृष्ण मंदिर है, अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र में। निर्माण मिलान इटली था इसका, और वजन है 800 ग्राम। इसके बाद है 38वां जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था। एग्जाम में आ जाता है कई बार कौन से जो नंबर का है, तो 38वें नंबर का जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, जो कि प्रत्येक वर्ष जो फरवरी के महीने में होता है। तो इसका आयोजन हुआ था 7 से 23 फरवरी 2025 को। जैसे कि अब आगे जो फरवरी आएगा 2026 में, तो ये फिलहाल 2025 का है। थीम स्टेट जैसमें उड़ीसा और मध्य प्रदेश था। कंट्री पार्टनर की बात करें तो बिम्स्टेक जो देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड ये वाले थे। कल्चर पार्टनर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन था। और इस मेले का संस्थापक की बात करें तो IAS के मिश्रा। टिकटिंग पार्टनर थे दिल्ली मेट्रो। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। विशिष्ट अतिथि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी ये वाले थे। समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे मनोहर लाल खट्टर। और यह तो था बात है 38वां। एग्जाम में 24वें के बारे में भी आ जाता है। तो ये था 37वें नंबर का। आयोजन 2 से 18 फरवरी को हुआ था 2024 में। कंट्री पार्टनर जो इसमें संयुक्त गणराज्य तंजानिया थे, और थीम राज्य इसमें गुजरात था। मुख्य अतिथि जो इसमें जो माननीय जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ये थी। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला ये आयोजित होता है सूरजकुंड में, फरीदाबाद में। सूरजकुंड जो स्थान है फरीदाबाद में। आयोजन की बात करें तो 1 फरवरी से 15 फरवरी। प्रथम बार आयोजन 1987 में हुआ था। प्रथम फोकस राष्ट्र रहेगा 2009 मिस्र, और साथी राष्ट्र है 2012 थाईलैंड। प्रथम जो थीम राज्य है 1989 राजस्थान, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेता धर्मेंद्र और जो अभिनेत्री हेमा मालिनी। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो बदरपुर मेट्रो स्टेशन है, और प्रथम कैशलेस मेला था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में। सबसे बड़ा जो मेला था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में है। राज्य के किस मेले को देखने सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? तो यही है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला।
और राज्य सरकार को किस मेले से सर्वाधिक आमदनी हुई थी? तो इसी से हुई थी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले से। भारत का नया भाला फेंक कोच किन्हें बनाया गया है? तो यह सर्जेई मोकरव अलेक्जेंड्रो रूस के हैं। इसके बाद आ जाता है भारतीय टीम के राष्ट्रीय भाला कोच राधाकृष्ण नायर हैं और हरियाणा सरकार ने राज्य को कब से टीबी मुक्त करने का फैसला किया? दिसंबर 2025 तक। अब हरियाणा की जो जनसंख्या उसके बारे में भी थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आयोग द्वारा तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 1 जुलाई 2024 तक हरियाणा की जनसंख्या 30,694,000 या 30.69 मिलियन या 3.7 करोड़ का अनुमान था। वर्ष 2024 में हरियाणा भारत का 17वां सबसे आबादी वाला राज्य है और 2036 तक हरियाणा की जनसंख्या 3.46 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान बतलाया गया है। वर्तमान में हरियाणा की जनसंख्या विश्व के 50 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश मेडागास्कर के बराबर है और वर्तमान में हरियाणा में 1 जुलाई 2024 तक 16,227,000 या फिर कह लो 16.23 मिलियन या 1.62 करोड़ पुरुष और 14,467,000 या फिर 14.47 मिलियन या 1.45 करोड़ महिलाएं हैं। हरियाणा में महिलाओं की तुलना में 1,76,000 या 1.76 मिलियन पुरुष ज़्यादा हैं। हरियाणा में भारत की कुल जो आबादी है 2.18% हिस्सा है जो कि 1901 के बाद से सबसे ज़्यादा है। 2024 में जनसंख्या वृद्धि दर 1.20% रहने का अनुमान है जो राज्य में तीसरी सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में 2024 में 363,000 या इतने लोग जुड़ जाएंगे, मतलब इतने जुड़ गए थे, अब तो या और भी ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि कुछ आंकड़े बदलते रहते हैं। हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट जो थी 2024-25 वाली, इसके अनुसार अगर हम देखें तो हरियाणा की लगभग कितने एकड़ भूमि सेमग्रस्त है, मतलब जहाँ पर चोआ ज़्यादा है, पानी ज़्यादा रहता है, तो ये 98, 27, 40 एकड़। हरियाणा के कितने जिले लवणीय भूमि से ग्रस्त है? तो ये 16 है। रोहतक का है 61.47% भाग, झज्जर का 40.77%, सोनीपत का 32.95%, भिवानी का 13.19% भूमि इससे ग्रसित है, मतलब ज़्यादा लवणीय है, नमक वाली। झींगा पालन में जो है प्रदेश में पहला स्थान सिरसा का है। राज्य में 100 सालों में आर्द्र भूमि का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया? 13.2%। वर्तमान में हरियाणा में कितने प्रतिशत पूरे जंगल का वेटलैंड क्षेत्र है? 3.33%। वर्तमान में हरियाणा में कितने हेक्टेयर वेटलैंड क्षेत्र है? तो 42,478 हेक्टेयर। राज्य में आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? यमुनानगर है 4893 हेक्टेयर में। राज्य में आर्द्र भूमि के सबसे कम जगह महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, मतलब जहाँ पर पानी कम होगा एक तरीके से समझे तो ये 442 और 442 हेक्टेयर है। मई 2021 में हरियाणा के किन 2 स्थानों को आर्द्र भूमि के रामसर सूची में शामिल किया गया था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपका जो सीटी वाला गया एग्जाम, तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था रामसर श्रेणी में कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर, तो ये यहाँ पर है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया द्वारा राज्य की किस झील को रामसर साइट के रूप में नामित करने पर विचार किया जा रहा है? तो किसके बात है यहाँ पर? ये वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया द्वारा राज्य की किस झील को रामसर साइट के रूप में नामित करने का विचार है? ओटू झील सिरसा में। कई बातें भी आ जाता है कि ओटू झील कहाँ पर है, तो सिरसा में। अंतर्राष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन 2024 जो था, इसका आयोजन केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र जो है करनाल में है, तो ये वहाँ पर है, मिट्टी शोध संस्थान करनाल में। एनडीआरए की बात होती है तो वह भी यहीं पर है। राज्य का सर्वाधिक शुष्क व शुष्क भूमि वाला जिला महेंद्रगढ़ है। राज्य का सर्वाधिक अर्ध शुष्क जिला हिसार। शुष्क और शुष्क भूमि वाला, अब जहाँ पर बरसात नहीं होगी, बस मतलब नामात्र होगी, तो वहाँ पर जहाँ सूखा पड़ेगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो ये सूखा क्षेत्र है महेंद्रगढ़, खनिजों के लिए प्रथम स्थान पर है। और अर्ध शुष्क लगा लो, कभी कभार बरसात हो जाती है, तो इस प्रकार से हिसार है। और सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला, नमक की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा है, तो ये रोहतक है, नमकीन पानी होता है यहाँ पर। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला पंचकुला हो गया, क्योंकि यहाँ पर नमी है, पानी वाटर लेवल ठीक है ऊपर। और राज्य का सर्वाधिक जल आक्रांत वाला जिला, तो ये झज्जर है, 16,000 एकड़ भूमि वाला। तो हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि रिजर्व की संख्या 1441 है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम थी आर्द्र भूमि और लोग। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2025 तक भारत में कुल कितनी रामसर साइटें थी? 89।
तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ऐसे भी पूछ ले जाता है। तो 2025 तक भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? 89। और इसके बाद में आ जाते हैं हमारे आपके अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था, मतलब उसका वध नहीं किया जाता था। तो कौन सी थी यहाँ पर? बैल, भेड़, हाथी, गाय। तो ये थी गाय। तो और साथ में जो ब्राह्मण को भी इसी श्रेणी में रखा गया था, तो ब्राह्मण को भी अवध्य ही माना गया था। तो यहाँ पर ये जानवर की बात है तो ये गाय है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? गगरिया, भीमबेटका, आदमगढ़ या लेखाई है से? तो किस शिलाश्रय से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो ये भीमबेटका था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये भीमबेटका जो थे, इसकी खोज का जो श्रेय है उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है वाकणकर, इनको दिया जाता है। तो ये गुफाएं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में है, भीमबेटका नामक पहाड़ी वहां पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? केवल भारत, यूके, यूएसए, भारत और यूएसए दोनों में। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था भारत और यूएसए इन दोनों देशों में है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब संविधान की जो आत्मा जो है ये संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, इसको कहा जाता है। तो जो अनुच्छेद था 32 संविधान के भवन की नींव का पत्थर कहा गया है इसे। और इस अनुच्छेद पर टिप्पणी करते हुए भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझे यह कहा जाए कि मैं संविधान के किस अनुच्छेद को जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, तो ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान व्यर्थ हो जाएगा, तो मैं और किसी अनुच्छेद को नहीं, इसी को, मतलब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इंगित करूंगा। तो ये जो है संविधान की आत्मा, मतलब उसका हृदय कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल को अपनी अनुमति से रोक ले? अनुच्छेद 63, 108, 109 या 111। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल को अपनी अनुमति पर रोक लेगा? तो इसका संबंध है ऑप्शन डी से, मतलब अनुच्छेद 111 से। तो ये जो 111 जो है, इसके अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति जो है घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या उसे रोक लेता है। तो वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के टाइम पर लॉर्ड कैनिंग, रीडिंग, चेम्सफोर्ड या इरविन कौन थे? तो उस समय की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था ये। तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में है। इसके बाद है, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया था? 1919, 20, 21 या 22 में कब बंद किया गया था इसको? तो 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की बैठक में बंद करने का निर्णय से लिया गया था। इसके बाद है, महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? जूट, वस्त्र, रबड़ या चीनी उद्योग? तो महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? तो कौन सा था? यही था, चीनी उद्योग, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यों का भाषा आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 51, 56 या 1966 में? तो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। कब हुआ था भाषा के आधार पर? तो राज्य का भाषा के आधार पर जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था, ये जो कि ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो ये जो आयोग जो था, इसके आधार पर देश को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य, भौतिकी, औषधि विज्ञान या रसायन शास्त्र में? तो डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन से क्षेत्र में मिला था इनको? भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? 1930 में, वर्ष 1930 में।
रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? वास्तविक, आभासी, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो जो आप ये छोटी चीज़ों को बड़ा देखने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं वो होता है उत्तल लेंस, जो कि उभरा हुआ होता है। और अवतल लेंस ये कैसा होगा? जैसे कि नाई रखते हैं अपने पास में। तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? जो कि ऑप्शन बी में है, आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है दाऊ जी कहा गया था राम, कृष्ण, शिव या फिर बलराम को? तो कौन थे दाऊ जी? अब दाऊ जी जो है कहा गया था बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को चुनिए। मतलब जैसे फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है, ऐसे ही डच, हॉलैंड, फिजी, नॉर्वे, स्वीडन किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार हम देखें फ्रेंच भाषा फ्रांस में बोली जाती है, ऐसे ही डच भाषा हॉलैंड में बोली जाती है, तो ये हॉलैंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा बी एच के क्यू एफ के का बताना है। जिस प्रकार बी एच का संबंध के क्यू से है, इसी प्रकार से इसको होगा। अब बी से के में अगर हम देखें तो बी से अगर हम के में देखें तो 9 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। इसी प्रकार से एच से अगर हम क्यू में देखें तो इसमें भी 9 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो सेम हम यहाँ से 9 में भी देखेंगे, तो यहाँ से 9 में कौन सा आ जाएगा? ओ आ जाएगा। एफ से के में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 9 होने चाहिए, तो ये टी आ जाएगा। तो टी बनेगा इसमें, जो कोई ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, इसमें रूपा आगे से 34वें स्थान पर है और पिछले वाले छोर से 21वें स्थान पर। तो टोटल जो विद्यार्थी है वो कितने हैं? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रूपा आगे से 34वें पर, मतलब जैसे एक पंक्ति है तो आगे से तो हो गई वो 34वें नंबर पर, और पिछले वाली जो पंक्ति है यहाँ से हो गई वो 21वें नंबर पर। आगे से 34वें और पीछे से 21वें नंबर पर। तो टोटल जो विद्यार्थी है वो आपने बतलाने हैं। तो टोटल कितने होंगे? 34 और 21, यही लगा लो। और साथ में क्या है, हम इसमें से 34 और 21 कितने होंगे? 4 1 5, 3 2 5, और क्योंकि वो तो बीच में ही है तो एक हम उसमें से कम कर लेंगे, उसको घटा लेंगे एक, तो 54 जो है ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो शुक्रवार कब होगा? बीते कल से पहले मतलब बीते कल से पहले दिन अगर था रविवार, संडे था, तो शुक्रवार कब होगा? आज से 2 दिन के बाद, आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल को, आने वाले कल से 3 दिन बाद। अब ये रविवार है, शनिवार, शुक्रवार, तो ऐसे ही होगा बात। अब कौन सा वाला हो सकता है इसमें आप देख ही सकते हैं। तो आज से मतलब जैसे आज है, आज से 2 दिन बाद। अगर यहाँ पर हम लगाएं यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था, ये था रविवार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, आज से 2 दिन के बाद। या ऐसे भी हो सकता है जैसे मतलब यहाँ पर क्या है, कल से पहले दिन, मतलब परसों रविवार था, परसों रविवार हो गया संडे, फिर कल क्या है, कल सोमवार हो जाएगा, कल सोमवार, और आज अगर हम लगाए आज मंगलवार, आज मंगलवार, तो मंगल से आगे लगा लो फिर 2 दिन, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो तीसरा दिन शुक्रवार को हो जाएगा, मतलब 2 दिन बाद। तो आज अगर मंगलवार है तो 2 दिन के बाद मंगलवार, बुधवार, वीरवार, इसके बाद जो है शुक्रवार हो जाएगा, तो आज से 2 दिन के बाद शुक्रवार होगा। तो ऐसे भी हो जाएगा ये।
नेक्स्ट है माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है। रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है, अदिति उन सभी से लंबी है। लंबाई के अनुसार उनके बीच में कौन है? तो कौन होगा उनके बीच में? इनका क्रम कैसे बनेगा? जैसे अदिति, फिर श्रेया, रिया, माधुरी और शर्मिष्ठा। ऐसे है, माधुरी जाओ शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, रिया माधुरी से लंबी है, रिया माधुरी से लंबी है, बड़ी है। श्रेया भी रिया से लंबी है, श्रेया रिया से मतलब बड़ी है। अदिति उन सब से लंबी है, अदिति उन चारों से लंबी है। तो लंबाई के अनुसार उनमें बीच में कौन सी है? अब बीच में देख सकते हैं, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, बीच में है ये वाली, रिया बीच में है, तो बी। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए विकल्प में से उस सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब 3, 6, 5, 10, 9 क्या क्रम है इसका? तो इसमें अगर हम देखें तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और यहां पर अगर हम देखें 6 और 4 10, और इससे आगे क्या आ सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो इसका दोगुना था, 2 दूनी 4 था, तो यह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, तो 18 हो जाते हैं। तो कौन सा आएगा इसका? ये वाला। तो इसका तो दुगना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 और 8 17, और 6 और 4 10, और इसका भी दुगना 8, 10 और 8 18। नेक्स्ट है CGLRY, इससे आगे क्या आएगा? तो C से G में अगर हम देखें तो हम क्या, AEJOTY, 1 5 10 15 20 और 25, ये क्रम है इनका। अब C से G में देख सकते हैं आप, CABC, C से G में कितना आएंगे? अल्फ़ाबेट यहाँ पर 4 आ जाएंगे। G से L में 5, L से R में 6, R से Y 7, मतलब 4 5 6 7, इससे आगे 8 होना चाहिए यहाँ पर। तो 8 अगर हम देखें तो इसमें जो G हो जाएगा। नेक्स्ट है तीव्र सीसा विषाक्तन को भी कहते हैं। इटाई को प्लांब्रिज्म, बाइसोनेसिस या न्यूरेलेजिया। तो तीव्र सीसा विषाक्तन किसको कहते हैं? सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली जो बीमारी है उनको प्लम्ब्रिज्म, कोलिका, पिक्टोनम, स्टर्निजिया अथवा पेंटर्स कोकिल, ये भी कहते हैं। तो ऐसे तो जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है एल्युमिनियम, पारा, जिंक या फिर तांबा। तो अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु कौन सी है? तो यही है ऑप्शन बी वाली, पारा। नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम अवशोषण या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो विटामिन डी किस लिए जरूरी होती है? सूर्य की धूप से भी हमें प्राप्त होती है, इसके अलावा मक्खन की जौ से भी प्राप्त होती है। तो विटामिन डी अनिवार्य है, किस लिए होती है अनिवार्य है? तो विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में काम करती है, उसका काम है भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना। तो जो कि ऑप्शन सी में है।
नेक्स्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किन के द्वारा सिद्ध किया गया था। अब किन्होंने सिद्ध किया था? बोरक्सबीड ने, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण, हाइड्रोलोसिस या स्पेक्ट्रोस्कोपी ने। तो इसका संबंध ऑप्शन बी से था, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण से। नेक्स्ट है MS वर्ड में किसके लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। अब डू कमांड, स्टेप और रिपीट कमांड के लिए, पेस्ट के लिए, अनडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? तो इसका मतलब है वापस होना, कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ जाती है। तो यह है अनडू के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प में से उस शब्द को बताइए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब नहीं बनाया जा सकता तो वो कौन सा है इसमें? अगर हम इसमें देखते हैं तो ये ओ जो है इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो मतलब ये नहीं बनाया जा सकेगा। नेक्स्ट है कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है और इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्प से दिखाएं। तो मतलब ये जो है NVOEMRGENT, इसको क्या है हमने सही जो है वो बताना है कि सही शब्द इससे कौन सा बनेगा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इससे? तो इसका मतलब है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो गवर्नमेंट जो है ये बनेगा GOVERNMENT, ये वाला। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब हमने यहाँ पर अगर हम देखें, O के बाद N है, I के बाद K और L के बाद K, I के बाद H, F के बाद E, C के बाद H है। तो कौन सा जो है इसमें क्रम यहाँ पर बनेगा? तो क्रम जो है यहाँ पर देखें अगर हम, तो कौन सा बनेगा? अब यहाँ पर सभी में P है, P अगर हम रखें तो ये बना है PON, ये वाला। तो अब PON इसके बाद आ जाएगा M, ये वाला M है, इसके बाद में PON M, I के और उसके बाद है J, मतलब ऑप्शन ए वाला। तो इसमें अगर हम देखें हमें एक कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर इसमें ऐसे देखते हैं तो MNOP, तो मतलब अल्फ़ाबेट सा लग रहा है देखने में, तो ये B है। तो इसमें अगर हम देखें तो ABCDEFGHIJKLMNOP, तो इस प्रकार का ये अल्फ़ाबेट बना हुआ है, तो ये वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो एक पुरुष या उसका परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब स्वयं से बात हो रही है। तो एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, महिला कह रही है यहाँ पर कि इसके पिता और मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब स्वयं है वो, तो पुरुष महिला से संबंधित है। अब पिता, चाचा, पुत्र, भाई क्या बनेगा? अगर पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसके पिता, इसकी माता और मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब स्वयं से बात है, तो स्वयं का मतलब क्या है? पुत्र। तो पुरुष महिला का पुत्र हुआ क्योंकि इसकी माता और मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र से, पुरुष महिला का पुत्र होगा। नेक्स्ट है
5 विद्यार्थियों की एक दौड़ में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों ने एक दौड़ में भाग लिया। जॉय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद दौड़ पूरी की। तो दौड़ जो वो किसने जीती थी, तो यहां पर इनका क्रम कैसे है, अमर, जॉय, मनोज, अतानु और संजीव। तो 5 थे। जॉय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने संजीव से पहले किंतु मनोज के बाद दौड़ पूरी की। तो दौड़ कौन से ने जीती इसमें, अब कौन से ने जीती है दौड़ यहां पर, तो इसने जीती है अमर ने, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, यदि P का मतलब यहां पर इस चिन्ह से है, तो यहां पर अगर हम इस चिन्ह की बात करें तो जो भाग जो है भाग हो जाएगा। M का मतलब भाग, N का मतलब माइनस, P का मतलब गुणा और Q का मतलब जमा है। तो ये जो समीकरण है इनके स्थान पर ये चिन्ह हम रख लेंगे। बोर्ड मास वाला नियम यहाँ पर लगेगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला, तो यही लगेगा इसमें। तो क्या बनेगा इसका, 12 गुणा में 2 प्लस में 24 भाग में 4 माइनस में 5। अब इसमें अगर हम देखें तो भाग होती है सबसे पहले, तो 12 गुणा में 2 प्लस 4 छिकी 24 माइनस 5, भाग फिर गुणा होगी, गुणा में भी देख लेते हैं, 12 दूनी 24 प्लस 6 माइनस 5। अब भाग हो गई, गुणा हो गई, उसके बाद आ जाती है जमा की बारी। तो जमा की बारी जब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, तो 24 और 6 30 माइनस 5, 30 में से 5 गए, क्या आएगा 25, तो ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, यदि PRAIS, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो P जो है, P का कोड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा है P का कोड, तो P का कोड जो है ये आ जाएगा आपका, P का कोड 3 है, P का कोड 3 है, R का 5 है। तो इसमें क्या किया गया है, इनमें से 16 में से 3 कम किए गए हैं, 16 में से 3, तो मतलब 16 में से 13 कम करेंगे तो 3 आ जाएगा। 16 में से 13 कम करके 3 आ गया। ऐसे ही R का क्रम 18वें नंबर का है, इसमें से भी 13 कम करेंगे तो 5 आएगा। A पहले नंबर का है तो 1 ही रहेगा। I 9वें नंबर का है, इसमें से भी हम ये जो है आपका, ये भी क्योंकि यहाँ पर जो हमने 2 क्रम है, 2 जोड़े जाओ उसको लेना है, बाकी एक वाले को ऐसे ही रखना है, तो एक आई का भी 9 ही रह जाएगा। अब S जो है, S आता है 19वें नंबर पर, तो इसमें से 13 कम करेंगे तो आ जाएगा 6। E जो 5वें नंबर का है तो सिंगल ही है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा। मतलब जो 2 जो थे ये 2 वाले, इनमें से हमने 13 जो है ये 13 कम करने हैं, तब जाके कोड बना है। इसी प्रकार से हम इसमें भी कम कर लेंगे, तो जब इसे कम कर लेंगे तो ऑप्शन जो है किसका कौन सा बनेगा, बी वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्रिकेट और टेनिस ये वाले देखने जिनको दोनों चीज़ें पसंद है। अब ये क्रिकेट है, त्रिभुज यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बतला रहा है,
और ये जो आपका सर्कल है ये टेनिस, और जो ये वर्ग है ये हॉकी। अब हमने क्रिकेट और टेनिस वाले देखने हैं, ये क्रिकेट और टेनिस, तो मतलब ये वाला जो है गोला इसमें, और ये जो त्रिभुज है इसके अंतर्गत ये होना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर तो सिर्फ 17 ही है। अगर यहाँ पर पूछा जाता इसमें यह हॉकी भी होता तो क्रिकेट टेनिस और हॉकी दोनों को पसंद करते हैं, फिर 15 भी होता। अब तो यहाँ पर सिर्फ 17 होगा, क्योंकि दोनों अगर हॉकी भी होता तो ये वाला भी था, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 है, तो साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो यहाँ पर आपने बतलानी है। तो कितनी निकल के आएगी ये, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कितनी हो सकती है यहाँ पर, तो ये जो निकल के आएगी ये 6% निकल के आएगी, जो कि ऑप्शन डी में है, यहाँ पर बी में है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार तथा समान ऊंचाई है तो इनके आयतनों का जो अनुपात होगा, कितना अनुपात हो सकता है इनका, तो अनुपात जो यहाँ पर इनका हो सकता है 1 2 3, 1 2 और 3। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार और समान ऊंचाई है, तो अनुपात 1 2 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2400 है तो धन होगा। यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है तो धन कितना है। तो इसमें क्या करेंगे, माना धन x कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा 240 और बराबर में हो जाएगा आपका x, और ये हो जाएगा 8/100 समय 2 साल का, तो 64 बराबर 64x बराबर हो जाएगा ये 240 गुणा में 100 और 100 दो बार हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 37,500, ऑप्शन सी वाला। इसके बाद यदि 2 अंकों की एक संख्या है, उन अंकों के योग के गुणी है, तो अंकों के आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा, तो वो संख्या जो है इसमें कौन सी है। तो संख्या की बात करें तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी वाली हो जाएगी, ये वाली 11 - के। इसके बाद है, एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 बराबर है, तदनुसार विश्वविद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 बराबर है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानव विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है XY कर लेंगे हम, XY, तो x का 10%, x का 10% हो जाएगा 1/4 गुणा y, और x ये हो जाएगा x गुणा 10/100 और 1/4 गुणा y, तो x अनुपात y क्या बराबर होगा 10/4, मतलब 5:2, तो जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है 180 मीटर की एक रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर घंटे से विपरीत दिशा में चलने वाली
रेलगाड़ी बी को कितनी अवधि में पार कर लेगी। मतलब यह जो है क्रॉसिंग में चल रही है, एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। तो यही जो है यहाँ पर इसका बतलाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विपरीत दिशा में चलने वाली दोनों जो रेलगाड़ियाँ इसकी सापेक्ष गति देख लेंगे। तो कितनी है, एक 72 किलोमीटर चल रही है, एक 108। तो विपरीत में क्या हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 72 और 108। तो जब हम इसको क्या मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 गुणा 5/18 यह आ जाएगा मीटर सेकंड। तो कितना आएगा ये, 18 दहा 180, 10 पंजे 50। तो 50 जो है ये आ जाएगा 50 मीटर सेकंड। तो दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई कितनी है, लंबाई इनकी, तो लंबाई जो है इनकी 180 और 120 है। तो 180 और 120 हो जाएंगे 300 मीटर, 300 मीटर। समय बताना है, समय के लिए क्या करते हैं हम, दूरी बटे गति का, दूरी बटे गति। तो कितनी है 300 और बटे में 50, तो 5 6 30, तो 6 सेकंड। ये इसकी आ जाएगी ऑप्शन सी वाली। नेक्स्ट है, विनोद ने एक मारुति वैन 1,96,000 में खरीदी। उसमें मूल्य ह्रास की दर जो थी 14.2/7% है। तदनुसार 2 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना रह जाएगा। मतलब जैसे कोई कार है आज के टाइम में खरीदी, तो उसमें जो ह्रास हो रहा है उसका 14.2% हो रहा है, तो 2 साल के बाद उसका जो मूल्य जो है वो कितना रह जाएगा। तो यही बताना है इसमें। तो इसका मूल्य जो रह जाएगा ये 1,44,000 पे रह जाएगा 2 साल के बाद में, अगर 196 की आज ली है तो। नेक्स्ट है हमारा, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 5 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। किससे साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर से कोई धन 15 साल में 4 गुना होगा। तो कितना प्रतिशत है वो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना मूलधन x, दर r और समय 15 है, तो ब्याज हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा x गुणा r गुणा 15/100 बराबर 3x। तो r बराबर क्या आएगा, तो r बराबर आ जाएगा 3 गुणा में 100 और बटा में 15, 3 पंजे 15, 5 20 100, तो 20%, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।